क्यों है मॉक मैथमेटिक्स पोर्शन डिस्कशन के बाद अब हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं स्टैटिस्टिक्स पोर्शन। तो 35 क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स में से थे, तो उसकी डिस्कशन करते हैं। मैथमेटिक्स की निस्बत स्टैट्स ज़्यादा इजी है। किस तरह से कि मैथ्स में ना ज़रा लेंथी से क्वेश्चंस आते हैं, इक्वेशंस बड़ी बड़ी सी बन जाती हैं, वो ज़्यादा टाइम ले जाता है। स्टैटिस्टिक्स में ऐसा कोई हाल नहीं है। स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन छोटे छोटे होते हैं और मोस्टली कैलकुलेटर पे सॉल्व होने वाले होते हैं। हाँ हाँ, मार्क्स लेकिन ±5 होता है कि ऊपर नीचे हो जाती है, कंफर्म नहीं है। वैसे आई कि हमने ग्रिड में बताया हुआ है कि 50-50, लेकिन फॉलो नहीं किया जाता, वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं, लेकिन ये कंफर्म है कि आता दोनों में से है। हाँ, ऐसा नहीं है कि सारे का सारा मैथ्स होगा और तुम्हें स्टैट्स आता होगा, तो इसीलिए दोनों तैयार करना है। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पुलिस स्ट्रेंथ, नंबर ऑफ क्राइम्स। अल्लाह करे कि आपके पेपर में भी ऐसे ही आपको नजर आए। जैसे ही ये क्वेश्चन नजर आए कैलकुलेटर को डाटा बता देना। अभी तक बैठे हो, जल्दी जल्दी से डाटा बता दो कैलकुलेटर को, लेकिन आंखें खोल कर। इसे मार 2 वेरिएबल्स में जाना, रिग्रेशन कोरिलेशन, सेटअप स्टैटिस्टिक्स 2 वेरिएबल, फ्रीक्वेंसी ऑफ कर देना। हो गया डाटा सेव। जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन में बैठे हैं बेटा वो भी कैलकुलेटर पे वर्किंग करते रहेंगे, अपनी वैल्यूज को मैच करते रहिएगा। इसमें तो हमजा से गलती हुई ना जी। इसके बाद शिफ्ट 1 रिग्रेशन 5 नंबर पे, 1 नंबर पे ए की वैल्यू 1 की प्रेस करके डिस्प्ले पे ए शो कर दो, बस रुक जाना, फिर इज इक्वल टू नहीं करना, उसकी वैल्यू नहीं फाइंड करनी, प्लस का साइन लगाओ। शिफ्ट 1 5 2 बी की वैल्यू, ब्रैकेट ओपन करो। अब आपने उससे पूछना है कि कंपैरिजन किसका करूं। उसने कहा जी टाउन एंड डी टाउन, तो डी टाउन के पास गए, उससे पूछा कि भाई तुम्हारे एक्स की क्या वैल्यू है। वो कहेगा 0, कि 0 वैल्यू है इसलिए तो एक्स है। नहीं समझे? एक्स का मतलब गुजरा हुआ, जो चला जाए छोड़ के, तो उसकी हमारी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं थी तो गुजर के चला गया ना, कोई हाल नहीं है। 250, तो 250 यहां पे पुट करके एस्टिमेटेड नंबर ऑफ क्राइम्स फाइंड कर लो। किसके? 43 पॉइंट, बस 43। फिर जी टाउन के पास गए, 250 को रिप्लेस किया 270 से, पता चले एसी की प्रेस की दोबारा से ए प्लस बी इंटू, तो इतना फजूल टाइम नहीं है, सिर्फ 5 को रिप्लेस करो 7 के साथ, तो जी के लिए वैल्यू आ जाती है 22। डन। एक्चुअल एस्टिमेटेड नंबर ऑफ क्राइम्स यहां से मिल गए 50 एंड 40, एस्टिमेटेड हमने फाइंड कर दिए। अब हम फाइंड करेंगे इनकी रेशो। इनकी रेशो फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या होता है? एक्चुअल
ओवर एस्टिमेटेड, शाबाश। तो डी के लिए एक्चुअल 50 डिवाइडेड बाय 43 1.16 और जी के लिए 40 डिवाइडेड बाय 22 बेसिकली दोनों ही इनएफिशिएंट हैं, दोनों में एफिशिएंसी नहीं है। एफिशिएंसी उस वक्त होती जब ये 1 से कम रिजल्ट देते, तब एफिशिएंसी होती। दोनों ही इनएफिशिएंट है, लेकिन उसने ये नहीं पूछा। उसने कहा दोनों में से कौन ज्यादा एफिशिएंट है, तो दोनों में से ज्यादा एफिशिएंट डी है, जिसकी रेशो कम होगी। तो हम कहेंगे द पुलिस ऑफ डी टाउन इज मोर एफिशिएंट देन पुलिस ऑफ 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इधर नहीं, आई क्या है। और देखो 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगना और परफेक्ट आंसर आना है। बस रेशो याद रखना, एक्चुअल ओवर एस्टिमेटेड, और जो वैल्यू कम होगी वो एफिशिएंट होगी। क्वेश्चन सॉल्व। हाँ वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर भी ऐसा ही है। डन। और लोग वो पुलिस क्राइम लगाए फिर रहे हैं। हाँ क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। करेक्ट वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। इनकरेक्ट वैल्यूज बता दी, करेक्ट वैल्यूज भी बता दी टेबल के अंदर। ये जो है ना सीरियल नंबर 50 72 89, भाई ये एम ही है, मतलब जहां से वैल्यूज हमने उठाई थी ना, उस रिसिप्ट का नंबर क्या था, ये वो है कि उस रिसिप्ट नंबर में जो करेक्ट फिगर थी 151 थी और तुमने 115 लिखी थी। क्लियर। स्टैंडर्ड डेविएशन को करेक्ट करते हैं। आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बता दी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बता दी कितनी, वी फाउंड टू बी 104। क्या पहले मीन की बात कर रहा है, तो मीन 104 एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज, तो बाद में मिस्टेक्स हो गई। अच्छा स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला कैलकुलेटर हो सकता है समीशन एक्स स्क्वायर फाइंड करने में टाइम लगा दे, तो आपने वेरिएंस का फार्मूला यूज कर लेना है, मतलब अंडर रूट यूज ना करना। ओके, वरना कैलकुलेटर टाइम लगा देगा, उसके लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। तो आपने वो स्टैंडर्ड डेविएशन का नहीं फार्मूला यूज करना, आपने वेरिएंस विदाउट अंडर रूट फाइंड कर लेना। अच्छा मतलब आप वैसे तो इसे लिखते हैं ना 4.7 इज इक्वल टू, और हमेशा फार्मूला ये वाला यूज करना, समीशन एक्स स्क्वायर ओवर एन की जगह पे 100 माइनस मीन की वैल्यू है 104 का स्क्वायर एंड अंडर रूट, ये फार्मूला यूज करते हैं ना। तो अब जब कैलकुलेटर को ये बताओगे, कुछ कैलकुलेटर आंसर नहीं करते, कुछ टाइम ज्यादा लगा लेते हैं सिर्फ अंडर रूट में अननोन फाइंड करने, तो आप ये अंडर रूट खत्म करके 4.7 का स्क्वायर कर लेना, जल्दी से आंसर आ जाएगा। तो यहां से समीशन एक्स स्क्वायर आपने फाइंड करना है, और समीशन एक्स स्क्वायर को आपने एक्स ही बताना है अपने कैलकुलेटर में, अननोन वैल्यू। शाबाश शाबाश, जल्दी करें बेटा, समीशन एक्स स्क्वायर बताएं। वन 10838 यही है। अब देखें बेटा ये समीशन एक्स स्क्वायर है, अब क्या करना है, जो इनकरेक्ट वैल्यूज है ना उनको माइनस करना है, लेकिन उनके स्क्वायर्स को क्या लिखेंगे, अब आप अपने कैलकुलेटर पे 1083809 लिख लो, इसमें से माइनस करेंगे। अब ये आइडेंटिफाई कर लेना कौन सी करेक्ट और कौन सी इनकरेक्ट है, उलट ना कर देना, तो पता चले गलती पर गलती कर बैठे। तो आपने इसमें से माइनस करना है 115 का स्क्वायर माइनस 87 का स्क्वायर
-89 का स्क्वायर और इसमें ऐड करना है 151 का स्क्वायर, करेक्ट वैल्यूज के स्क्वायर्स ऐड कर देना, प्लस 78 का स्क्वायर प्लस 98 का स्क्वायर और इज इक्वल टू कर दो। अब कोई मुझे भी बता दे। वन 10935 ये आपके पास क्या आ गया है? एक्स स्क्वायर है, एक्चुअल वैल्यूज का भी तो स्क्वायर ऐड किया हुआ था ना, तो जब माइनस करेंगे तब भी रॉन्ग वैल्यूज के स्क्वायर माइनस करेंगे और करेक्ट वैल्यूज के स्क्वायर ही ऐड करेंगे। ओके, ये समीशन एक्स स्क्वायर आया है करेक्ट वाला। अब ये वाली अमाउंट फार्मूले में चली जाएगी, लेकिन मीन भी तो फिर गलत होगा, मीन भी तो फिर गलत ही फाइंड किया होगा ना, तो मीन को भी ठीक करना पड़ेगा। मीन को ठीक करने के लिए समीशन एक्स फाइंड करो। मीन फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है? मीन इज इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन, मीन की वैल्यू 104, समीशन एक्स एन की वैल्यू 100, तो समीशन एक्स कितना आ गया है? अब इसमें से जो रॉन्ग वैल्यूज हैं वो माइनस और जो करेक्ट वैल्यूज हैं वो ऐड कर दो। -115 -87 -89 प्लस 151 प्लस 78 प्लस 98, तो समीशन एक्स की करेक्ट वैल्यू आ गई 10 5 9 5 की गल है। और तुम बताते रहो ये लिख रहे हैं अभी ऐसा ही है। अब स्टैंडर्ड एविएशन पूछ रहा है, वेरिएंस पूछ रहा है, या सीवी पूछ रहा है, कुछ भी फाइंड कर लो। नंबर ऑफ वैल्यूज में कोई फर्क नहीं है, समीशन एक्स भी तुम्हारे पास आ गया है, समीशन एक्स स्क्वायर भी तुम्हारे पास आ गया है। अब स्टैंडर्ड एविएशन का फार्मूला लगा के जरा बताओ कि स्टैंडर्ड एविएशन करेक्ट वाला क्या बनेगा। अब अपने कैलकुलेटर पे लिखोगे अंडर रूट ऑफ, अब इसमें अननोन वैल्यू नहीं फाइंड करनी, स्टैंडर्ड एविएशन ही करेक्ट करके देना है, तो अंडर रूट ऑन कर लेना। समीशन एक्स स्क्वायर की जगह पे लिखोगे 1093583 ओवर 100 माइनस, अब यहाँ पे मीन भी लिख सकते थे तो 105.95 का स्क्वायर आ जाता, 10595 ओवर 100 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, तुमने ही बताइए यार। अच्छा, इससे आंसर नहीं मैच कर रहा। अब देख लो, तुम लोग मुझे वैल्यूज गलत बताओगे तो सारा कॉन्सेप्ट ही गलत होगा ना फिर। अच्छा भाई, कोई कैलकुलेट कर ले भाई। कोई हार नहीं है यार, तुम लोगों को बड़ी सुस्त आवाम हो। 104 बस, क्या कर रहे हो? ये नीचे वाली क्या थी? 1093583 और समीशन एक्स की वैल्यू है 10436। हाँ
436। अब बताओ स्टैंडर्ड डेविएशन। कैलकुलेशन यार बड़ी केयरफुली करना, वरना इसी कैलकुलेशन की वजह से सारे मार्क्स दे के आ जाओगे और फिर खुशी से बता रहे हो कि सर बस 2 गलत हो गए हैं। 6 9 को 7 कर दिया, 6.7 करेक्ट। अब मीन की करेक्शन भी हो गई, रेक्टिफिकेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन भी हो गई। अगर वेरिएंस पूछता तो अंडर रूट ना लगाता, या इसका स्क्वायर ले लो, तो वेरिएंस पूछता तो वो बता देते हम लोग 44। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके अली एंड हमजा, तुम वैल्यूज ही गलत बता रहे हो भाई। उसे 109,383 बता रहे हो, 3583 है समीशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू, गलत बता रहे हो अली। तो नेगेटिव वैल्यूज का अंडर रूट वो पॉसिबल नहीं करता ना, इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 3, 5 स्टूडेंट्स एम एन ओ पी क्यू, उसके सामने मार्क्स बता दिए। फाइंड द एंगल, एंगल नहीं, डिफरेंस बिटवीन पी एंड एन। इतना मुश्किल क्वेश्चन, चैप्टर 11। हाँ, इन अ पाई चार्ट। तो भाई पी, पी की वैल्यू, एन, एन की वैल्यू, दोनों की वैल्यूज का डिफरेंस, और दोनों की वैल्यूज का डिफरेंस है 21। 21 डिवाइडेड बाय टोटल, जल्दी से टोटल फाइंड करें। ये फार्मूला पता है ना? टोटल बताओ 54 के लिए नहीं, इन सब का सम बताओ। 72 प्लस 54 प्लस 66, कंपोनेंट पार्ट डिवाइडेड बाय होल होता था ना। 3 मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल टू 22.91, इतनी सी बात है। वरना पी का अलग से एंगल फाइंड करो, एन का अलग से एंगल फाइंड करो, उनके एंगल्स का डिफरेंस तो अच्छा नहीं है, उनकी वैल्यूज के डिफरेंस का एंगल फाइंड कर लो, बताया हुआ था। नेक्स्ट, अ बैग कंटेन्स 5 बॉल, ईच बियरिंग वन ऑफ द नंबर, और उन बॉल्स के ऊपर मतलब डिफरेंट कलर्स की बॉल्स नहीं है, चाहे एक ही कलर हो लेकिन उनके ऊपर ना नंबरिंग लिखी हुई है 1 2 3 4 5। हम वो नंबरिंग नोट कर लेते हैं जब उनको ड्रॉ करते हैं। तो कहते हैं अ बॉल वाज ड्रॉन फ्रॉम द बैग, इट्स नंबर नोटेड, और उसका नंबर ना नोट कर लेते हैं। अब डाटा कलेक्ट करने का मेथड देखो, बॉल ड्रॉ की, उसके ऊपर 3 आया ना, हमने अपने पास 3 लिख दिया, फिर दोबारा से ड्रॉ की 5 आया, हमने अपने पास 5 लिख दिया। ओके, एंड देन रिप्लेस्ड, मतलब वो बात दोबारा भी आ सकती है, रेपिटेशन अलाउड है। दिस वाज रिपीटेड, और हमने ये काम 50 मरतबा किया, तो फ्रीक्वेंसीज का सम 50, मतलब टोटल कितनी वैल्यूज हमारे पास आ गई होंगी 50। तो उसने ये बता दिया है कि भाई 2 11 टाइम्स आया, 4 8 टाइम्स आया, 5 9 टाइम्स आया। कहता है बताओ 1 कितनी टाइम आया, 3 कितनी टाइम आया, लेकिन टोटल 51 है। अब इंफॉर्मेशन क्या देता है, इफ द मीन इज 2.7 normally distributed with sigma is equal to 3.81 standard deviation, find value of y। हाँ, फाइंड वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ x भी पूछ सकता था, x एंड y दोनों भी पूछ सकता था। बताओ कैसे करना चाहिए था इस क्वेश्चन को। बस ये क्वेश्चन देखा और हम 2 नंबर कमा बैठे। अब यहाँ पे सिग्मा से क्या मुराद है, स्टैंडर्ड डेविएशन। हाँ,
और मीन की वैल्यू बता दी। यार मीन हमने कैसे फाइंड किया होगा? समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ, फ्रीक्वेंसी गिवन है ना, तो मीन का क्या फार्मूला हमने यूज किया होगा? समीशन एफ एक्स ओवर मीन की वैल्यू क्या है? इज इक्वल टू समीशन एफ कितना है? इसमें तो कोई शक नहीं है ना भाई। ओके, फर्स्ट एफ एक्स फाइंड करते हैं। एक्स प्लस 22 प्लस 3y प्लस 32 प्लस 45। किसी को एतराज? थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और हम इसको लिखेंगे x प्लस 3y इज इक्वल टू 2.7 को 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 135, और इसमें से माइनस कर देते हैं 22 माइनस 32 माइनस 45। ये दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएंगे ना जमशेद भाई? तो क्या 36 पहली साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बन गई। दूसरी, अब दो वेरिएबल आए तो लाजमी बात है दूसरी इक्वेशन भी तो बनेगी। फ्रीक्वेंसीज का सम कितना है? जब इनको ऐड किया होगा x प्लस 11 प्लस y प्लस 8 प्लस 9 तब जाके 50 बना होगा ना। तो दूसरी इक्वेशन x प्लस y इज इक्वल टू, अब 50 में से ये माइनस कर दो 28, तो ये 22 आ गया। दो इक्वेशन बन गई। अभी भी मैं बताऊं हैं अली, अगर फिर भी मैंने बताना है ना, आप लोग अपने एडमिट कार्ड मुझे दे दो, उस पर तस्वीर में अपनी लगा देता हूँ। नहीं, हर किसी की डिफरेंट डिफरेंट स्लॉट्स है ना, तो बस फिर मैं उधर ही बैठा रहूंगा। अच्छा, x इज इक्वल टू एंड y इज इक्वल टू, उसने क्या पूछा था? 7 आंसर। और ये सारा कंफ्यूज करने के लिए था, कोई भी काम नहीं था इसका। और बच्चा इसी को सोचता रहा कि सिग्मा क्यों दिया है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो प्रोबेबिलिटी में जाऊं, बच्चा वहीं बैठा रहा। हालांकि कुछ भी नहीं था, ये मीन से सॉल्व होना था। तो इस ट्विस्ट के लिए भी तैयार रहना। अली, क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है सबको? थक तो नहीं गए? अब बबलू थक तो नहीं गए? पक्की बात है ना भाई? सुबह से लेक्चर पढ़ाए जा रहे हो, मैं समझे शायद थक गए होंगे। अच्छा, ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा सबको क्लियर? आवाज वगैरह ठीक आ रही है मेरी? यस सर, ठीक आ रही है। अच्छा यार, वैसे तुम भी बात कर लिया करो मुझसे, हैं 1-2 दिन की और बात है बस, फिर तुम कहाँ। सर आपके साथ हमेशा में बात कर लेंगे सर। क्या रीदुल्ला क्या कहा है? सर आपको इतना आसानी से नहीं छोड़ लेंगे सर। अच्छा, 1-2 दिन। यस भाई कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं दो पल रुका तुम। क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं टोटल 18 मेंबर्स हैं क्रिकेट क्लब के अंदर। अब देखो, पाकिस्तानी टीम या कोई भी टीम क्रिकेट की जब किसी भी दूसरे कंट्री में जाते हैं तो ग्राउंड में 11 प्लेयर्स जाते हैं खेलने, लेकिन यहां से 11 नहीं लेके जाते। जो स्क्वाड बनाया जाता है वो 15 प्लेयर्स का बनाया जाता है। 4 एडिशनल होते हैं कि इन केस किसी प्लेयर को कुछ हो जाए या कोई अच्छा परफॉर्म ना कर रहा हो तो रिप्लेसमेंट मौजूद हो। ये ना हो कि उसी टाइम बुला रहे हो, फोन कर रहे हो, यार दौड़ता चला यार,
इंजर्ड हो गए एक बंदा है तो ऐसा कुछ नहीं है। तो वो 18 लोग लेके गए। अब भाई ये कंफर्म होता है कि अगर टीम में सरफराज खेल रहा है तो रिजवान की जगह नहीं बनने वाली, क्योंकि दोनों विकेट कीपर। हाँ अगर रिजवान खेल रहा है तो शायद सरफराज को भी खिला दे नहीं, क्योंकि रिजवान ना ग्राउंड में भी फील्डिंग कर सकता है, सरफराज नहीं कर सकता। तो जब विकेट कीपिंग करवानी हो ना इसी से ही, रिजवान से, तो सरफराज को नहीं खिलाया जाता। अच्छा, बहरहाल मतलब एक विकेट कीपर होता है, लेकिन जाते दो हैं, क्योंकि विकेट कीपर भी तो भाई इंजर्ड हो सकता है ना, तो उसकी रिप्लेसमेंट भी मौजूद हो, पता चले विकेट कीपर ही कोई नहीं है फिर। हाँ, among 18 members of cricket there are 2 wicket keepers, 5 are bowlers और बाकी सारे एम मतलब बैट्समैन या ऑलराउंडर कुछ भी। इन हाउ मैनी वेज। अच्छा मुझे एक बात की आज तक नहीं समझ आई, हमारे बॉलर्स को बैटिंग करना क्यों नहीं आता, और एंड संभालना भी नहीं ना होता है। मतलब यार ये क्या बात है कि अगर तुम बॉलिंग कर रहे हो तो यार तुम्हें बैटिंग आनी चाहिए, तुम्हें बैटिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए, लेकिन नहीं। अब जो बैट्समैन है वो शुरू में आउट हो जाते हैं, बॉलिंग में वैसे नहीं आती होती, तो वो कहते हैं भाई रन तुमने दिए थे तो जाके बनाओ भी तुम, और प्रैक्टिस करवाई नहीं जाती उनको कि भाई ये ले बल्ला पकड़ना भी सीख ले। और फिर तुमको उम्मीदें लगा के बैठे होते हैं यार अभी ना इरफान छक्का मारेगा, और भाई कभी उसे बल्ला पकड़ाया नहीं है तो वो छक्का कहां से मारेगा। मुझे इस बात की समझ नहीं आती यार, एटलीस्ट तुम लोग उन्हें इतना तो सिखाओ कि भाई तुम पे मैच पड़ जाए तो स्ट्राइक तो रोटेट कर सको। वो डर डर के खड़े होते हैं जैसे पहली मरतबा बल्ला पकड़ा है। In how many ways can a team of 11 members be chosen so as to include only one wicket keeper and at least 3 bowlers, और उस टीम में कम से कम 3 बॉलर जरूर हों। अब देखें टोटल कॉम्बिनेशन है किस तरह, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, 5। टोटल कॉम्बिनेशन विकेट कीपर, बॉलर्स एंड अदर्स। अब बैट्समैन भी तो 20 से आता है ना, इसलिए मैंने अदर्स लिख दिया है, और साथ में टोटल कितने हैं, विकेट कीपर, बॉलर्स, अदर्स। अब हमने अपने देखने हैं एक टोटल सिलेक्शन, एक विकेट कीपर, एटलीस्ट 3 बॉलर, तो चलो पहले 3 ले लो, 4 की सिलेक्शन हो गई। अदर्स में से कितने आ जाएंगे, उसने कहा एटलीस्ट 3 बॉलर, मतलब 3 से ज्यादा बॉलर्स भी ले सकते हो। जब दूसरों की बैटिंग लाइनअप ज्यादा स्ट्रांग लग रही हो तो बॉलर ज्यादा रख लो। तो विकेट कीपर एक ही, लेकिन बॉलर्स 4, तो अदर्स में से विकेट कीपर एक ही, 5 के 5 बॉलर्स मंगवा लो, टेस्ट मैच चल रहा है ना। तो अदर्स में से 11 कंप्लीट हो गया। अब आप देखें कि उसने आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी है या नंबर ऑफ वेज पूछे हैं, तो भाई डिवाइडेड बाय टोटल नहीं करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब आगे यार ये भी मैं सॉल्व करूं, 12 1 4 4 डन। आई क्या मैं, अच्छा ये बताओ ये क्वेश्चन मुश्किल था, अब प्रोबेबिलिटी पूछ लेता तो फिर 12 1 4 4 डिवाइडेड बाय 18 से 11 तो प्रोबेबिलिटी आ जाती। बेटा ये क्वेश्चन आता है तुम लोगों को, आई क्या में प्रोबेबिलिटी कैसे क्वेश्चन है, मजे मजे ये मुफ्त है। प्रोबेबिलिटी हमेशा ऐसे समझो जैसे ग्रेस मार्क्स हैं, ओके, तो घबराना नहीं है प्रोबेबिलिटी से। नेक्स्ट, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, if standard deviation is this,
मॉड 28.5 फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। नहीं समझ आया होगा कि कहा क्या है। क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करके देना, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और मॉड दे दिया। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज याद हैं? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ही कहते थे। और उसमें मैंने तुम्हें बताया था कि Q1 इज इक्वल टू म्यू, तो Q1 के लिए फिर माइनस करेंगे म्यू में से 0.6745 ऑफ, और उस टाइम तुमसे कहा था कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू देकर क्वार्टाइल की वैल्यू पूछ लेगा, क्वार्टाइल रेंज पूछ लेगा, क्वार्टाइल डेविएशन पूछ लेगा, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन पूछ लेगा। पूछ लिया? मैंने कहा चलो रिकॉल करवा दूं। 6745 सिग्मा। अब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो जो मॉड है वही मीन है, वही मीडियन है, इक्वल होते हैं ना। तो भाई यहां से पहले Q1 फाइंड कर लेते और वो आ जाता 28.5 माइनस 0.6745 ऑफ 5.5597। तो Q1 इज इक्वल टू 24 और बस इधर ही ना माइनस को प्लस कर दो तो Q3 आ जाएगा। पूछा क्या है उसने? कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है? Q3 माइनस Q1 ओवर प्लस ये लो 5/38। इतना सा क्वेश्चन था। अब देखो चैप्टर 12 से क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला भी ओके हो गया, वहां से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी पूछ लिया कि तुम्हें प्रॉपर्टी याद है कि नहीं याद है, तुम्हें याद है कि ना याद। कैसे? रबियन चेक करो कैसी हो रही है। बेहतरीन रबियन हो रही है ना। क्वेश्चन नंबर 7, a random variable x is normally distributed. Random variable x is normally distributed Q1 Q3. Find a point that has 74.86% of the distribution above it. बड़ा मजे का क्वेश्चन। अब उसका रिवर्सल है। अब Q1 Q3 यूज करके म्यू मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स पहले फाइंड करो और फिर आके ये वाला पॉइंट बताओ। तो ऊपर वाली इक्वेशन ही है लेकिन अब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बन जाएंगी। क्या? म्यू माइनस 0.6745 ऑफ सिग्मा इज इक्वल टू 37.9765 प्लस ये बाकी सारा सीन 42.0235। जल्दी कैलकुलेटर को बताओ ना यार, इक्वेशंस में जाके यहां से म्यू और सिग्मा फाइंड कर लो। जो x की वैल्यू होगी वो म्यू और जो y की वैल्यू होगी वो, प्रैक्टिस की हुई है ना ऐसे क्वेश्चंस की, तो आज रिवीजन हो गई, चीजें रिकॉल हो गई हैं जी। 40 एंड अब आ जाओ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर। यहां पर 40 मौजूद है, 50-50 दोनों साइड पे। अब कहता है फाइंड आप पॉइंट, एक ही पॉइंट बताना है। मैं उससे पूछा भाई कहां पर, कहता है, अब गौर से सुने भाई, गौर से सुनो। कहता है एक पॉइंट ऐसा बताओ जिसके ऊपर की वैल्यू, पॉइंट ऑफ पॉइंट दैट हैज 74.86% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट इट। तो भाई अगर आपने वो पॉइंट यहां पे फाइंड कर लिया कहीं, राइट, तो उससे अबाउट तो 50 से लेस देन वैल्यू होगी।
उसने कहा है उससे अबाउट 74%, तो लाजमी बात है उस पॉइंट ने यहां पर कहीं आना है, और इससे अबाउट देखेंगे तो